ठीक है। तो AWS के अंदर सर हमारे पास 3 मॉडल होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, नॉट ओनली AWS। अगर आप AWS के अलावा अजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, अलीबाबा, सेल्सफोर्स, किसी भी क्लाउड में जाते हैं उसमें 3 मॉडल होते हैं। एक होता है आपका सर IaaS, ओके, दूसरा होता है PaaS, तीसरा होता है SaaS। क्या आपको इन तीनों मॉडल के बारे में पता है? हाँ, सुना तो था मैंने, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा, ये IaaS, PaaS और SaaS क्या होते हैं, राइट। तो देखिए सर, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो ये 3 मॉडल आपको देता है, ठीक है। अब इसी में आपकी एक और चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जो कि आपका ऑन साइट या ऑन प्रीमाइज बोला जाता है, ठीक है। अब जरा समझे सर, ऑन साइट में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए ऑन साइट में सर सबसे पहले आप जो नेटवर्क वगैरह सेटअप करते हैं, चाहे आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, लैन केबल हो गया, बिल्डिंग हो गया, AC हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, CCTV कैमरास हो गया, A to Z जितना भी चीज रिक्वायर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, वो पूरा का पूरा AWS का नाम आ रहा है ऑन साइट। आपका, या ऑन प्रीमाइज वाले बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। उसमें आप कौन सा सर्वर ले रहे हो, कौन सा हार्डवेयर ले रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, उसमें आपका एप्लीकेशन सिक्योर है या नहीं, डेटा सिक्योर है या नहीं, A to Z सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाउड में मूव होते हैं तो क्लाउड में आप मूव होते हैं तो क्लाउड में आपके पास 3 मॉडल मिलते हैं। पहला आता है सर IaaS, दूसरा आता है आपके पास PaaS जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरा आता है SaaS जो कि आपका होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब जो IaaS सर्विस होता है सर, इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी कहाँ गया, नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, क्या होता है, जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की। अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक लैन केबल कट गया, आपके EC2 पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है सर, क्लाउड वालों की होती है। इसके बाद स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज दैट आपने एक EC2 इंस्टांस परचेस किया, राइट। अब मान लीजिए आपने एक लैपटॉप लिया और उस लैपटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, राइट। अच्छा। तो भाई आपका हाँ। सिस्टम वर्क करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। तो ऐसे ही है सर, AWS वालों ने तो आपको बोल दिया कि यार आप हमारे AWS अकाउंट पे आओ और EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लीजिए, आपने कर लिया, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ रहा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो वो स्टोरेज हाँ। डिवाइस क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भाई हमने तो अटैच कर दिया फिजिकली, सॉरी वर्चुअली, बट बैकएंड से नहीं आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है सर? क्लाउड प्रोवाइडर की। क्लाउड। उसके बाद सर्वर में कुछ मेंटेनेंस होना है, फिजिकल जो उनका सर्वर है उस सर्वर में कोई मेंटेनेंस होना है। सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो उसका जो फिजिकल सर्वर है उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसकी होगी सर? क्लाउड प्रोवाइडर की होगी। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है सर? वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। अब इसके बाद वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक सर्वर खरीदा, डेल का लैपटॉप लिया या HP का लिया, ठीक है। उसमें हाँ। उन्होंने 32 GB का रैम लगाया, 2 TB का SSD स्टोरेज लगा दिया। अब एक ही हार्डवेयर के ऊपर वो क्या करते हैं सर? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा VMware या फिर आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, राइट। बराबर। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है सर? क्लाउड प्रोवाइडर की। लेकिन अब उन्होंने, जैसे मान लीजिए ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है सर, इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ मेरे को देखना है। कल कोई इस लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, वो मुझे देखना है। इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही, वो मुझे देखना है। लेकिन इसके ऊपर मैंने बोला कि ये हर्षदीप सर, हाँ मैंने हाँ ये हाँ। ओरेकल VMware जो है इसमें इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब इस ओरेकल VMware के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, राइट। बराबर। तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहते हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? आप कौन सा OS लेना चाहते हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो रेड कलर में मैं कर रहा हूं सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड प्रोवाइडर की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी वो आएंगी सर जो यूज कर रहा है क्लाउड को। तो यहाँ पर OS से रिलेटेड जो भी सिलेक्शन है, OS से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आपका मिडिल वेयर, ठीक है, रन टाइम, आफ्टर द डेटा और एप्लीकेशन, ये जो चीज़ें सर, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अभी ये कितना सिक्योर है, अनसिक्योर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा।
समझ में आया? यस। तो ये आपका आईएस मॉडल था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। एज अ सर्विस। तो मैं इसको लिखने में जितना टाइम वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा मैं आपको गूगल पे लाके दे देता हूँ, ठीक है। हाँ। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं सर, ये आपके पास तीनों मॉडल आ चुके हैं। चलो अच्छा, इन्होंने एक काम किया, ऑन साइट भी दे दिया है, तो ये अच्छा है हमारे लिए, राइट। तो ये आपका सर जो ऑन साइट है, ये आपका ब्लू कलर में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जो भी बंदा यूज कर रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी को, ठीक है, या फिर आपका ऑन प्रीमाइज है। और जो रेड कलर में, वो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर सर आप बात करते हैं कि मैं ऑन प्रीमाइज पे सेटअप करता हूँ, तो नेटवर्किंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टोरेज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है ए टू जेड। लेकिन यही चीज आप क्लाउड में जाते हैं तो एक दो तीन चार चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। बराबर। ऐसे ही इनका दूसरा मॉडल जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम हो जाती है, सिर्फ डेटा और एप्लीकेशन तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जाते हो, तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हो जाती है, क्लाउड प्रोवाइडर की हो जाती है। अब बात आती है सर, इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? भाई अगर हमारा आई एस पैस और सैस तीनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी कम हो रही है, किसमें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में, तो हमें ये यूज करना चाहिए, राइट। राइट। बट हम इसको क्यों यूज नहीं करेंगे, इसको हम क्यों यूज करेंगे, या फिर हम आई एस को यूज कर रहे हैं तो सैस को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना है सर, आपको आइडिया है कुछ? मुझे लगता है जो ओएस वगैरह लगता है, जो मिडलवेयर जो है ना वो, जी। क्या बोलते हैं, हाँ हाँ। अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो इसको लगा, नहीं, वो सारी चीजें हमें वो तो सर रिक्वायरमेंट आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी जो कॉन्फ़िगरेशन कर आपको देना। चाहिए, अच्छा। जितना आप यूज करोगे उतना ही पे करना आपको। इसमें सबसे मेन डिफरेंस है सर प्राइसिंग का, हाँ हाँ, प्राइसिंग, ठीक है। ओके ओके, ये तो बेसिक है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस मॉडल होता है, उसमें दो ही फंडा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा। ओके। चाहे आप एक चाय की दुकान से लेकर रतन टाटा, अंबानी, अदानी, कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो टीसीएस, विप्रो, सभी का एक ही मोटिव होता है सर, मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, ओके। ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका आईएस मॉडल है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, इसमें कोई भी क्लाइंट है, चाहे मान लीजिए मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आपने खुद की एक कंपनी स्टार्ट करी, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा वर्कलोड तो ज़्यादा है, बट क्या हो रहा है कि इससे प्राइसिंग बहुत कम मिल रही है आपको। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, प्राइसिंग बढ़ रही है, वर्कलोड कम हो रहा है। थर्ड वाले में सर वर्कलोड पूरा खत्म हो रहा है, बट प्राइसिंग खत्म बहुत हो ज़्यादा हो रही है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो आपकी डेली लाइफ में। सपोज दैट मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है सर, और दिल्ली से मुझे जाना है कहाँ, मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। तो मथुरा वृंदावन घूमने जाना है मुझे, तो सर मुझे क्या चाहिए, टैक्सी, ठीक है। अब टैक्सी लूंगा तो मेरे पास तीन चार मॉडल अवेलेबल है। पहला बंदा क्या बोलता है, भाई सेल्फ ड्राइविंग कार अवेलेबल है, आप सिर्फ मेरी कार लीजिए, और पेट्रोल कितना लगेगा, उसमें टोल टैक्स कितना लगेगा, सब कुछ आपका होगा, ठीक है। एक्सीडेंट होता है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होगी, राइट। तो इसमें क्या बोलेगा, भाई आप 5 दिन के लिए कार लेके जा रहे हो, कार पंचर हो रही, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे 5 दिन का 5,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, आपके लिए सस्ता पड़ गया, आपने 5,000 उसको दे दिया। अब उसके बाद आपको रास्ते पता है, आप टोल टैक्स बचा के ले जा रहे हो, पार्किंग का पैसा बचा रहे हो, वो आपके ऊपर है, राइट। तो ऐसे ही इसमें सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज कर रहे हो, जो ओएस आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप बिना लाइसेंस वाला यूज कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क तो है, बट हो सकता है कि भाई वो आपका डेटा हैक ना हो, तो आपके लिए पैसे बच गए और काम भी हो गया। बट यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड वाले की। तो क्लाउड वाला तो क्या बोलेगा, यार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं सिक्योरिटी मेंटेन करूंगा, तो वो क्या करेगा, ऑलवेज लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, कॉस्ट बढ़ गया। राइट। तो कॉस्ट बढ़ गया। तो ऐसे ही है कि आपने भाई सेल्फ ड्राइविंग कार ली, तो उसमें आपने सिर्फ कार का पैसा पे किया, उसमें कितना पेट्रोल लग रहा है, कितना पार्किंग चार्ज लग रहा है, सब कुछ आपके
उस पर डिपेंड है। सेकंड मॉडल उसने क्या बोला टैक्सी वाले ने कि भाई आप मेरी कार लेके जा रहे हो, साथ ही साथ मेरा ड्राइवर भी ले लो आप, है ना। तो कार का एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो आपसे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो मेरी कार का और मेरे ड्राइवर का मैटर है, राइट। ऐसे ही उसने बोला कि उसमें आप अगर पेट्रोल जो भी चीजें लग रही हैं, टोल टैक्स वगैरह, वो आप खुद पे करना, बस कार और ड्राइवर में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, आप कार वो कितने में दे रहा था सर, अकेली कार आप ले रहे थे विदाउट ड्राइवर तो 5,000 में, राइट। लेकिन आपने क्या बोला, सर मुझे ड्राइवर भी दे दो। तो उसने क्या बोला, 5 डेज का भाई 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से कार के पैसे हो गए 5,000, ठीक है। उसके बाद पर डे में ड्राइवर को देता हूँ 1,000 रुपीज, ठीक है। और कितने हो गए 5,000, तो टोटल आपको कितना बताया उसने, 10,000 कार और ड्राइवर का कॉस्ट, ठीक है। इसमें उसने आपको पेट्रोल, टोल टैक्स, पार्किंग कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, वो ड्राइवर को पे कर रहा है पर डे कितना 500, बट आपसे कितना चार्ज कर रहा है 1,000, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो गया सर, बढ़ गया। उसके बाद आपने बोला कि भाई एक काम करो, तुम पार्किंग चार्ज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अब उसने आपसे झूठ बोला कि यार देखो वहां जाओगे आप मथुरा वृंदावन, वहां पर पार्किंग करोगे 500 एक पार्किंग का लगता है, 5 दिन में 5 पार्किंग करोगे आप, 2,500 पार्किंग का हो गया, टोल टैक्स लग जाएगा, यमुना एक्सप्रेस वे पड़ता है, राइट। ऐसा तैसे करके क्या किया सर, जहां पर 10 रुपए लगने वो आपसे सीधे 20 रुपए चार्ज कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो रही है ना, लेकिन पैसे बढ़ रहे हैं। तो सेम चीज आपके इन मॉडल्स में है सर, जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है वहां पर पैसे कम लग रहे हैं, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है वहां पर पैसे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 मॉडल मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मॉडल मिलते हैं आईएएस, पैस और सैस, ये क्या होते हैं, पहली चीज। दूसरी बार कई बार क्या होता है ना सर, आजकल बंदे लोग, बहुत सारे लोग फेक एक्सपीरियंस दिखा के जाते हैं, ठीक है। तो फेक एक्सपीरियंस दिखा के जाते हैं तो किसी को, अब देखो मैं आपसे अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपको, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप मुझे पकड़ने में कितना टाइम लगाओगे, 2 मिनट। अब मान लीजिए आपने बाइक की बात करी, ठीक है, या कार की बात करी, तो आपने बोला विवेक सर आपको कार चलाना आती है, मेरे को नहीं आती। मैंने क्या बोला, हाँ मेरे को आती है, ठीक है। अब मैंने यूट्यूब से देख लिया, लेकिन उसका कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि आपने बोला कि चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कार का बोनट होता है वो कैसे ओपन करते हैं। अब भाई मैंने तो यूट्यूब से कार चलाना सीखा था, लेकिन उसका बोनट कैसे खोलते हैं उसने बताया ही नहीं, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, राइट। लेकिन जो बंदा कार चला रहा है उसको पता होगा। तो ऐसे ही वो क्या पूछेगा कि भाई आपका जो आईएएस, पैस और सैस, ये 3 मॉडल हैं, ये तीनों मॉडल में क्या आप आईएएस यूज करना चाहोगे या पैस या सैस, और अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसी चीज को वो घुमा के पूछता है, मान लीजिए आपकी हायरिंग हो रही है किस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, ठीक है, एडब्ल्यूएस पे। किस पे हो रही सर, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे। अब उसने पूछ लिया कि यार हर्षदीप भाई एक बात बताइए, क्या जो आपका आईएएस, पैस और सैस मॉडल मिलता है वो सिर्फ एडब्ल्यूएस क्लाउड में मिलता है या फिर अदर क्लाउड में भी मिलता है। तो वो ऐसे घुमा के चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, अब आपको EC2 इंस्टेंस बनाना आता है, राइट। अब मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने पूछा सर EC2 इंस्टेंस क्या होता है, बता दोगे, वर्चुअल सर्वर है, राइट। अब मैंने पूछा कैसे क्रिएट करते हैं, बता दोगे। अब मैंने आपसे पूछा आपने प्रोडक्शन में कितने साल काम किया, आप बोलोगे सर मैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने पूछा ये बताओ आप एक बार में कितने EC2 इंस्टेंस को मैनेज करते थे, यहीं पर आपका बत्ती गायब। तो इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, बंदा जो चीजें हैं वो क्लियर कर लेता है, लेकिन जो बेसिक चीजें होते हैं ना, बंदा वहां पर ब्लैंक हो जाता है। ये चीजें प्रॉब्लम आती है। ये सारे मेरे फीडबैक जो है, मेरे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेक एक्सपीरियंस या गैप को हाइड करने के लिए करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करके चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, ये रिकॉर्डिंग हमारी प्राइवेट होगी, सिर्फ मेरे और आपके तक ही लिमिटेड होगी, कहीं पर शेयर नहीं होगी, इसलिए मैं सारी चीजें A to Z आपसे ओपनली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग सेशन है सर, आपको मिलेगा, नहीं तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, माइंड पे इतना डेटा थोड़ी कैप्चर होगा आपका, राइट। तो हमने डिस्कस किया कि ऑन साइट आईएएस, पैस और सैस मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑन साइट में जो डेटा सेंटर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो एक सेकंड। तो ये हमारे मॉडल थे। अब उसके बाद AWS अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीजें आपको क्लियर ही है, राइट।
तो हाँ जी सर। अब हम आते हैं सर, बात करेंगे हम सबसे पहले ईसी टू इंस्टांस के बारे में, क्योंकि वो बेसिक सर्विस है। उसके बाद अपन ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। सबसे पहले बात करते हैं सर, ईसी टू इंस्टांस होता क्या है एक्चुअल में, राइट। तो देखिए ईसी टू इंस्टांस जो है सर, ये आपका वर्चुअल सर्वर है। क्या है? वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर। अब मैं बोला सर, मैं तो एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, ये वर्चुअल सर्वर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें एक टर्म यूज करना पड़ता है। ऐसा लैपटॉप या ऐसा कंप्यूटर जो किसी और लोकेशन पे रखा हुआ है और जिसको हम यूज कर रहे हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते। जो स्कूल की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते, राइट। तो उसी यस। टाइप का सिनारियो हमें भी समझना पड़ता है कि वर्चुअल सर्वर होता क्या है। तो सपोज दैट ये आपका एक फिजिकल सर्वर है। क्या है सर? ये हमारा फिजिकल सर्वर है या फिजिकल डेटा सेंटर है। अब इस सर्वर के अंदर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या कर रहे हो सर, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। वही आपका वर्चुअल सर्वर होता है, ठीक है। तो हम इसको एक्चुअल में वर्चुअल सर्वर ना बोल के क्या बोलते हैं सर, ईसी टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी। ईसी टू इंस्टांस। तो ये आपका ईसी टू इंस्टांस जो है, इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्या होता है सर? इलास्टिक इलास्टिक कंप्यूट कंप्यूट। क्लाउड। अब बात आती है कि सर ये जो आपका ईसी टू इंस्टांस है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सर आप इसका साइज अपने हिसाब से ले सकते हो, जिस साइज का चाहिए। जैसे आपको मैंने बोला कि सर मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, आप क्या करोगे, दुकान पे जाओगे, दुकान वाला पूछेगा भाई आपको कितने तक का लेना है, क्या कन्फिग्रेशन चाहिए। आप बोलोगे सर मुझे 8 GB रैम लेना है, 12 या 13 जनरेशन का मदरबोर्ड चाहिए मुझे, उसके बाद DDR4 होना चाहिए मेरा रैम। आफ्टर दैट मुझे 520 GB का या 1 TB का SSD ड्राइव चाहिए। प्रोसेसर जो होगा उसमें मुझे इंटेल का ही प्रोसेसर लेना है, मुझे ये AMD राइजन वगैरह नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप बताते हो। ऐसे ही जब हम सर ईसी टू इंस्टांस क्रिएट करते हैं, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा इंस्टांस का साइज क्या होगा, इंस्टांस का टाइप क्या होगा, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा। जैसे अभी तो मार्केट में क्या हो गया सर, आप लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आप उनसे बोलोगे डॉस, ठीक है, क्या डॉस। तो डॉस आजकल नहीं मिलता है। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, मतलब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, ओनली डब्बा हार्डवेयर, तो वो नहीं मिलता है। पहले क्या होता था सर, आपके पास वो ऑप्शन भी होता था। तो ऐसे ही आज के टाइम पे आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि भाई आपको विंडो 10 चाहिए या 11 चाहिए, राइट। बट अभी राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, ऑलमोस्ट सारे सिस्टम वालों से टाई अप कर रखा है, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, ग्राफिकल डैशबोर्ड चाहिए, तो सब विंडो यूज कर रहे हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि विंडो 10 लेना है या 11 लेना है, तो आप अपने हिसाब से बताते हो, वो उसके हिसाब से दे देते हैं। ऐसे ही AWS क्लाउड के अंदर जब आप ईसी टू इंस्टांस कॉन्फ़िगर करने जाते हो, तो AWS वाला भी आपसे पूछता है कि जो हमारा ईसी टू इंस्टांस जो वर्चुअल सर्वर है, उसमें आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, हमें बताइए। तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो सर, उसे हम लोग AMI इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMI इमेज, AMI। अमेजोन मशीन इमेज। AMI का फुल फॉर्म होता है अमेजोन मशीन इमेज। बट इस चीज को अगर मैं फिजिकल से कंपेयर करूं तो इसको बोलते थे सब लोग ISO, ठीक है, ISO इमेज। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज है, उबंटू है, सभी के क्या होते हैं सर, ISO इमेज अवेलेबल होती है। तो AWS वाला बोलता है हम इसे ISO नहीं बोलेंगे, हम इसको AMI इमेज बोलेंगे। है ये भी वही सेम चीज, बट इसे हम क्या बोल रहे हैं, AMI बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया, तो हम इसको नेम भी अपने हिसाब से देंगे। समझ में आया? उसके बाद इसी के अंदर सर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जब आप ईसी टू इंस्टांस क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का। किसका ऑप्शन आता है सर? सिक्योरिटी ग्रुप का। अब बात आती है सर, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये क्या होता है। तो सर ये जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, ये फायरवॉल सर्विस होती है। क्या होती है सर? फायरवॉल फायरवॉल। सर्विस। अब बात आती है सर, ये फायरवॉल सर्विस क्या होती है। तो एक टाइप का ये सर आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, आप किसी भी कलेक्टर ऑफिस के बाहर जाते हो, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। आप किसी नेता मंत्री के पास जाते हो, उसके बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। आप जाते हो, सबसे पहले पूछता है आप कौन हो, क्या काम है, राइट। फिर उसके बाद वो चेक करता है कि आपको अंदर जाने देना चाहिए या नहीं, आपको परमिशन है या नहीं। अगर मान लीजिए आप एक कलेक्टर के पास जा रहे हो और एक आप कॉमन पीपल हो, तो आपसे पूछा जाएगा आपको क्या काम है, क्यों आए हो।
तो पहले आपने बताया कि भाई मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस काम से मिलना है कलेक्टर से, तो वो क्या बोलेगा, सर आप 5 मिनट वेट करो, मैं सर से पूछ के आता हूँ, फिर आपको अप्रूवल दूंगा, राइट। तो राइट। अगर वहीं पर क्या होगा, एक एमएलए आएगा, उस एमएलए को वो सिक्योरिटी गार्ड भी जानता है, कलेक्टर भी जानता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ऐसे ही सिक्योरिटी ग्रुप होता है सर हमारा, ये फायरवॉल होता है। फायरवॉल इसको हम तब बोलते थे जब हम फिजिकल काम करते थे, ठीक है। जब क्लाउड आया एडब्ल्यूएस क्लाउड, तो ये क्या बोलता है, सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, कौन बंदा कहाँ से एक्सेस कर पाएगा, ये चीज़ है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया सर मैंने, आपने ये EC2 इंस्टांस क्रिएट किया जिसे हम वर्चुअल सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस EC2 इंस्टांस को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है सर, ओनली 2 थिंग्स। पहला पब्लिक आईपी और दूसरा की पेयर, राइट। हाँ। अब आपके पास अगर इसका पब्लिक आईपी आ गया और की पेयर आ गया तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। यस। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाई चांस मान लीजिए कोई बंदा है, उसके पास ये डिटेल पहुंच गई, तो वो तो मिस यूज कर जाएगा। राइट। भाई आज के टाइम पे हर बंदा क्या कर रहा है, एटीएम कार्ड सभी के पास अवेलेबल है, राइट। या फिर नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का एग्जांपल ले लो, तो नेट बैंकिंग हर कोई बंदा यूज कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि यार आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को पता लग जाए। तो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए बैंक क्या करती है, जो हाई लेवल की बैंक है, बोलती है भैया ओटीपी आएगा जब आप ट्रांजेक्शन करोगे नेट बैंकिंग से। मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हो तो चलो वो तो आपका पर्सनल मोबाइल है, तो उस पर ओटीपी नहीं मांगता है। बट यही चीज़ आप क्या कर रहे हो, नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बोला हमने कि यार मान लीजिए EC2 इंस्टांस में भी ऐसा हो गया, किसी को मेरा पब्लिक आईपी और की पेयर हाथ लग गया, तो वो तो जब चाहे इसको जितना चाहे यूज करेगा, दिन रात चलाएगा। तो हमने बोला कि भाई हम इसमें सिक्योरिटी ग्रुप भी लगा रहे हैं, और उस सिक्योरिटी ग्रुप का एक्सेस हमारे पास तब होता है जिसके पास अकाउंट का एक्सेस होता है, जो बंदा इसको क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या रूल लगाते हो कि किस बंदे को एक्सेस देना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आता है सर, एक आता है आपका माई आईपी, ओके, दूसरा आता है कस्टम आईपी, और तीसरा आता है एनीवेयर, ठीक है। अब माई आईपी का मतलब क्या हुआ, माई आईपी का मतलब हुआ जिस बंदे ने क्रिएट किया उसके लैपटॉप की आईपी एड्रेस पे ही ये एक्सेस होगा और कहीं से नहीं होगा। कस्टम आईपी का मतलब ये हुआ जिस बंदे का आईपी एड्रेस मैंने डाला सिक्योरिटी ग्रुप में वही बंदा इसको एक्सेस कर पाएगा। एनीवेयर का मतलब दुनिया के किसी भी कोने पे बैठा है वो कर पाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें आपको सर एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब आते हैं जरा हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो सर कल आप मुझे एक काम करिएगा, पहले एक IAM यूजर बना के मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, मतलब सभी हैं, सबका अलग अलग क्रीडेंशियल है, मैं किसी भी स्टूडेंट का क्रीडेंशियल किसी अदर बैच के लिए यूज नहीं करता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब मैं कल आपको बैच लूंगा तो मैं आपका क्रीडेंशियल यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यूज कर ले रहा हूँ आज फिलहाल दूसरे स्टूडेंट का। चलिए, तो मैंने IAM यूजर से लॉग इन कर लिया है, ठीक है। ये चीजें तो आपको क्लियर है ना सर, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। फॉर योर अपडेट, जस्ट काइंड ओनली इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि अभी AWS का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। अच्छा, ओके। पहले आप जब अकाउंट क्रिएट करते थे तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था, अभी पिछले 2-3 महीने से अगर आप AWS का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। IAM यूजर ऑल्सो? नहीं, IAM यूजर तो सर आप रूट, हाँ AWS का अकाउंट जब क्रिएट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, IAM यूजर तो अकाउंट के अंदर का पार्ट हो गया ना। हाँ, राइट। चलिए, तो सर देखिए हमारे सामने ये सर्विसेज आ रही हैं जो कि हमने रिसेंटली विजिट किया था, ओपन किया था। बट मान लीजिए कई बार होता है हमारे सामने ये EC2 वगैरह नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं सर, ये सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप डालेंगे EC2 तो ये आपको ला के दे देगा EC2, राइट। अब ये स्टार है सर, इस स्टार पे आप टिक करोगे तो यहाँ पर अभी देखो ये बॉर्डर पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। जब आप स्टार को मार्क कर देते हो तो ये क्या करता है,
सर आपको दिखाता है कि ये आपकी फेवरेट सर्विस हो गई या इंपॉर्टेंट सर्विस हो गई, तो ये आपको यहीं पर सामने दिखा दिया। देखो अब जब भी आप ओपन करोगे यहीं पर आपको मिल जाया करेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम आए EC2 इंस्टांस के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये पूरा डैशबोर्ड है। इसमें आपको इंस्टांसेस, इंस्टांस का टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान, रिजर्व इंस्टांस, डेडिकेटेड, कैपेसिटी रिजर्वेशन, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक है, अभी सर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सा EC2 इंस्टांस क्रिएट करना बता रहा हूँ और उसको कनेक्ट करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखता है, जिसमें ये बताता है कि आपके पास कितने इंस्टांसेस रनिंग है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप कितने हैं, कैपेसिटी रिजर्वेशन कितना है, इलास्टिक आईपी कितना है, डेडिकेटेड होस्ट आपने कितना लिया, की पेयर्स कितने हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कितने हैं, स्नैपशॉट कितना है, लोड बैलेंसर कितने हैं, प्लेसमेंट ग्रुप वॉल्यूम, सारी चीज़ें। राइट, मैंने बोला सर मुझे क्या करना है, यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक दिख रहा है यहाँ पर येलो कलर में, आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको इंस्टांस क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर इंस्टांसेस पे क्लिक करोगे रनिंग वाले पे, तो यहाँ पर भी आपको लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जो लगा है सर ये हमारा फिल्टर होता है। ठीक है, तो ये हमने रनिंग इंस्टांसेस पे क्लिक किया इसलिए ये फिल्टर ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। इसको हटा दोगे यहाँ पर तो आपको स्टॉप्ड वाले इंस्टांसेस दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस पे आएंगे तो आपको देखो रनिंग वाले देखना है, स्टॉप्ड देखना है, डिलीटेड देखना है, पेंडिंग देखना है, शटडाउन, जो भी आप देखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर दो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा। तो अभी आपने ऑल स्टेट पे कर दिया तो सारे दिख रहे हैं। राइट, तो हमने बोला सर हमें क्या करना है, इंस्टांस क्रिएट करना, तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पर ये एरो है, इस पे देखो तो दो तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है लॉन्च टेम्पलेट, सॉरी लॉन्च इंस्टांस, दूसरा आता है लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट, तीसरा आ रहा है माइग्रेट सर्वर। इन दोनों को बाद में बात करेंगे, अभी लॉन्च इंस्टांस वाले को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, मतलब इंस्टांस क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है सर सबसे पहले टैग एंड नेम। ठीक है, देखो सर ये जो नेम है सर ये आपका क्या है, की कहलाता है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा जैसन या यामल वगैरह कोई लैंग्वेज, तो यहाँ पर सर आपका एक फॉर्मेट होता है की पेयर। क्या होता है, की वैल्यू, हाँ, उसी को हम की वैल्यू या की पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो की में क्या होता है कि अगर आप किसी को नेम दे रहे हैं तो एन कैपिटल होना चाहिए नेम, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हो, जैसे आपने रख दिया विवेक, या फिर आपने रख दिया प्रॉड, या फिर आपने रख दिया डैब। राइट, तो ये जो भी आप नेम रखना चाहते हो रख सकते हो। अब बात आती है सर इसका यूज केस क्या होता है। मान लीजिए सर आपके सामने यहाँ पर 10 EC2 इंस्टांस रनिंग है, पता कैसे लगेगा कौन सा वाला किसके लिए आपने क्रिएट किया है। आप बोलोगे सर इंस्टांस आईडी से, तो भैया ठीक है आप इंस्टांस आईडी से पता लगा सकते हैं, बट इंस्टांस आईडी क्या होती है, बड़ी होती है। राइट, तो उसको याद करना या उसको मैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, टैग नेम असाइन करिए, इससे बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला चलो मैं इसको डेमो नाम से दे दिया। ओके, सेकेंड चीज़ आएगा ऑप्शन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमने अभी बात किया था AMI इमेज। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, तो अमेजोन लिनक्स लेना है, मैक लेना है, उबंटू लेना है, विंडोज़ लेना है, रेडिट लेना है, सूजे, डेबियन, कौन सा लेना है, ये सारे आपके सामने दिख रहे हैं। ये क्विक स्टार्ट का मतलब ये है कि ये कॉमनली चूज किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा। राइट, तो ये आपके सामने क्विक स्टार्ट में आता है। आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन का AMI इमेज लेना, जैसे आपका आता है विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, राइट, इस टाइप के आते हैं। ऐसे ही आपने बोला सर मुझे उबंटू का 20 वर्जन चाहिए, उबंटू का 22 अभी लेटेस्ट चल रहा है, या 24 मेरे को याद नहीं है, मैं 22 यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने बोला नहीं सर मुझे 20 वर्जन चाहिए, तो आप यहाँ पर जाओगे ब्राउज मोर AMI पे, तो यहाँ पर आपके सामने सर सारे आ जाएंगे, देख रहे हैं ये। अब इसमें भी आपको फिल्टर लगाना है, तो आप लेफ्ट साइड में लगा दो कि फ्री टायर वाली कैटेगरीज का चाहिए, या फिर ओनली लिनक्स बेस्ड चाहिए, या फिर विंडो बेस्ड चाहिए। फिर इसके बाद आर्किटेक्चर, सर आपका CPU का आर्किटेक्चर होता है 32 बिट और 64 बिट, क्या डिफरेंस होता है सर 64 और 34 बिट में। परफॉर्मेंस डिफरेंस। बिल्कुल परफेक्ट, राइट, परफॉर्मेंस डिफरेंस, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, अभी हमें क्या करना है, क्विक स्टार्ट पे करना है, तो हमने ये वाला ले लिया। ठीक है,
आप देखो AMI चूज कर रहे हो तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा आर्किटेक्चर लेना है CPU का। तो हमने बोला कि यार यहाँ पर हमें 32 बिट लेना या 64 बिट लेना, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर स्पेसिफिक लेना है, ले आपको रेड लेना है तो रेड ले लो, सूजे लेना सूजे ले लीजिए, तो जो लेना हो। तो मैंने बोला सर मैं यहाँ पर अमेजोन लिनक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो अमेजोन लिनक्स है सर, ये रेड हैट का ही फ्लेवर है। क्या है? रेड हैट का ही फ्लेवर है, मतलब फ्लेवर नहीं बोल सकते, रेड हैट का ही एक वर्जन बोल सकते हो। हाँ क्या हाँ। होता है बेसिकली सर, हमारे पास या तो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर रेड हैट बेस्ड है। तो डेबियन बेस्ड आपका उबंटू हो गया, सूजे हो गया, फेडोरा हो गया, ये डेबियन के बेस्ड पे काम करते हैं। जो कमांड डेबियन पे चल रही होती है वही कमांड्स इन पे चल रही होती है। और आपका अमेजोन लिनक्स, सेंटोस, रेड हैट, ये जो है सर, ये आपका क्या है, रेड हैट की कमांड्स को यूज करते हैं। तो आपका अमेजोन लिनक्स में जो है रेड हैट की सारी कमांड चलती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना, हमने ये वाला चूज कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जस्ट ओनली नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई पूछेगा आपसे इंटरव्यू में या कुछ भी, ओके। ठीक है। तो आज से 4-5 साल पहले, 2019 की बात है, तब सर हमारे पास AWS हमें मैक बेस्ड जो AMI इमेज है, मतलब जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी इमेज हमें AWS क्लाउड में नहीं मिलती थी। अगर आप चाहते कि मुझे सर मैक जो है इंस्टॉल करना है अपने EC2 इंस्टांस पे, तो वो आपको मैक का AMI इमेज नहीं देता था AWS। अभी इन्होंने 2024 या 23 में प्रोवाइड किया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट ऑन दी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। अब ओके। आया सर बात इंस्टांस टाइप, ठीक है। तो बात आती है सर, ये इंस्टांस टाइप का मतलब क्या होता है। सर अभी मैंने बताया, आप मार्केट जाते हो लैपटॉप लेने, वो आपसे पूछता है कितने GB रैम वाला लेना है आपको, उसके बाद कितने CPU लेने हैं आपको, 3 कोर का लेना है तो कोर i3 लोगे, 5 कोर का लेना तो कोर i5 लोगे, i7 i9, राइट, इस टाइप से। उसके बाद कितना स्टोरेज लेना है, तो स्टोरेज तो हम बाद में चूज करते हैं। अभी बेसिकली इंस्टांस टाइप में हमें दो चीजें डिसाइड होती हैं। पहला सर कि इसमें कितना CPU मिलेगा और कितनी मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मतलब रैम, ठीक है। अरे। तो आपको देखो T2.micro जो है सर, ये फ्री टायर कैटेगरी का है। क्या है? फ्री टायर कैटेगरी का है। अब बात आती है सर, ये फ्री टायर कैटेगरी का मतलब क्या होता है। तो AWS में जब हम प्रैक्टिस करते हैं सर एज अ बिगिनर, तो हमें 12 मंथ का एक अकाउंट मिलता है जब आप क्रिएट करते हो, 12 मंथ फ्री टायर अकाउंट, ठीक है। तो जब आप 12 मंथ का फ्री टायर अकाउंट लेते हो तो AWS क्या बोलता है, भाई अकाउंट तो आपको 12 मंथ फ्री टायर का मिल रहा है, बट उसमें सारी सर्विसेज फ्री नहीं होंगी, कुछ सर्विसेज आपको पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी। जिसमें से EC2 इंस्टांस क्या है सर, फ्री सर्विस है। बट उसने एक कंडीशन भी लगा रखी है कि सारी EC2 इंस्टांसेस फ्री नहीं होंगे। तो ये आपका डिसाइड किस पे करेगा, इंस्टांस के टाइप पे, ठीक है। तो दो आपका T2.micro और T3.micro सर, ये आपके फ्री हैं। अब T2.micro जिस रीजन में सपोर्टेड है वहां पर T2.micro फ्री होता है, और जिस रीजन में T2.micro सपोर्टेड नहीं है वहां पर T3.micro फ्री होता है, ठीक है। अब आते हैं जरा यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर सर, तो T2.nano जो है आपका, इसमें 1 कोर का CPU मिलता है, बट 500 MB का रैम मिलता है ओनली। अगर T2.micro में जाओगे तो आपको 1 कोर का CPU मिलेगा और 1 GB का मेमोरी मिलेगा। ऐसे ही और नीचे जाओगे आप तो T2.small है, इसमें 1 कोर का CPU मिल रहा है और vCPU लिखा है, मतलब वर्चुअल CPU लिखा है सर, ठीक है। तो वर्चुअल प्रोसेसर मिल रहा है आपको, नॉट फिजिकल। ऐसे ही आपको मेमोरी 2 GB का मिल रहा है। ऐसे ही और नीचे जाएंगे आप तो T2.medium है, T2.large है। और भी नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे एक से बढ़कर एक, कितने जीबी का चाहिए आप देख रहे हो, 192 GB का रैम मिल रहा है, 96 कोर का CPU मिल रहा है। तो क्लाउड के आने से सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही हुआ कि सर जितने हैवी साइज का सर्वर चाहिए ले लो, और जब तक यूज करना यूज करके उसको बंद कर दो, राइट। मान लीजिए मैंने बोला कि आपको एक हैकिंग का कोर्स करना है, अब आपको एक लैब करनी है जो 1 घंटे की प्रैक्टिस करना ओनली। अब मान लीजिए क्लाउड नहीं होता आपके पास, आप क्या करते सर, या तो किसी से रेंट पे लेके आते, वो भी बहुत कम चांसेस होता है कोई देता रेंट पे, या फिर आप क्या करते, खरीदते। प्रैक्टिस 1 घंटे करने और खरीदना 1 लाख का सर्वर है आपको, 1 लाख का सिस्टम। तो ये ड्रॉबैक था उस टाइम पे, बट अभी नहीं।
राइट। तो ये सारे हैं। तो आप यहाँ से अभी क्या करो, T2.micro सिलेक्ट कर लो, फ्री टायर का है, ठीक है। अब ये जो सर फ्री टायर मिलता है ना, ये कितना मिलता है, तो सर एक महीने में 750 घंटे फ्री मिलते हैं, 750 आवर फ्री मिलते हैं। तो सर अगर 24 इंटू कितना करते हैं आप, 30 डेज, ठीक है, तो आपका अराउंड 720 आपको कंप्लीट होता है। फिर भी आपके पास 30 आवर बच जाता है। अगर आपका 31 डेज है तो सर आपका 744 घंटे, फिर भी 6 घंटे AWS आपको एक्स्ट्रा ही दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी इंस्टांस को कंटिन्यूसली 1 मंथ भी रन करते हो तो आपका 0 बिल आना है EC2 इंस्टांस में, अगर वो फ्री टायर का है तो, ठीक। ये जो 12 मंथ बाद वो जो फ्री टायर अकाउंट है, वो उसके बाद वो ये सारी स्कूल वगैरह उसको चार्जेस स्टार्ट होते हैं। वो आपके एक ऊपर साल बाद। डिपेंड करता है, क्योंकि अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बंद हो जाता है 12 मंथ के बाद। या फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्लान के हिसाब से। इनके पास डेवलपर अकाउंट होता है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी आपको, क्योंकि आपने बोला कि सर अकाउंट वगैरह का नॉलेज है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे कुछ रहा था, हाँ हाँ। ये पता नहीं था मेरे को कि हम्म। 12 मंथ के बाद वो ये हो सकता है। हाँ, नहीं वो कन्वर्ट कर देते थे, अभी का नहीं पता, अभी उन्होंने चेंज किया हो तो। बट पहले कन्वर्ट हो जाता था कि आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने ले लिया फ्री टायर का, ठीक है। अब आपने बोला कि यार मेरे पास कोई दूसरी मेल आईडी नहीं है, बट मैं एज अ बिजनेस यूज करना चाहता हूँ, आप उनकी सेल्स टीम से बात करोगे कि भाई मैं पहले फ्री टायर अकाउंट यूज किया प्रैक्टिस पर्पस, लर्निंग पर्पस के लिए, आपका सर्विस मेरे को पसंद आया, अब मुझे जो है तो अपने प्रोजेक्ट वगैरह यूज करने हैं, तो मुझे डेवलपर प्लान के साथ ये अकाउंट चाहिए, तो वो कन्वर्ट करवा हाँ। देते थे आपको उनकी सेल्स टीम से बात करके। चलिए, तो ये इंस्टांस का टाइप आपने सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट सर आता है कीप ईयर का ऑप्शन। क्या आता है, कीप ईयर का ऑप्शन। अब ये कीप ईयर क्या होता है सर, आपका पासवर्ड होता है, आप अपने लैपटॉप पे पासवर्ड लगाते हो, राइट, कि भाई मेरा लैपटॉप कोई दूसरा बंदा एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है सर, हमारे पास की पेयर होता है कि जिस बंदे के पास ये की होगी वही बंदा एक्सेस कर पाएगा हमारे EC2 इंस्टांस को। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक आता है क्रिएट न्यू की पेयर, दूसरा आता है सर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग वाला। तो एग्जिस्टिंग वाले मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास पहले से कोई बना है तो आप ले सकते हो, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है। अब की पेयर का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बोला हर्षदीप के नाम से मैं रख लिया, ठीक है सर। अब यहाँ पर की पेयर का जो टाइप है सर, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आता है RSA और दूसरा आता है ED। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RSA एंड ED? देखो, अभी आपने देखा कि सर हमारा जो AWS का EC2 इंस्टांस मिलता है उसमें अपन क्या करते हैं सर, अपनी मनपसंद की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको विंडो बेस्ड लेना है विंडो बेस्ड लीजिए, मैक बेस्ड लेना है मैक बेस्ड लीजिए, और अगर आपको जो है तो लिनक्स बेस्ड लेना है लिनक्स बेस्ड लीजिए, राइट। तो मैंने बोला कि सर मान लीजिए मैंने ये की पेयर बनाया किसके लिए सर, RSA, ठीक है। और अभी जो मैं इंस्टांस ले रहा हूँ वो कौन सा है सर, लिनक्स बेस्ड है। तो कल को मैं क्या करता हूँ सर, मेरा नया EC2 इंस्टांस क्रिएट करता हूँ और वो इंस्टांस में मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ठीक है। तो अगर आपका की पेयर का टाइप RSA है तो आप इसी वाले की पेयर को अपने विंडोज वाले पे भी यूज कर पाओगे। लेकिन अगर मैं अभी ED ले लेता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे सपोर्ट करता है, विंडो बेस पे नहीं करेगा। तो मतलब जब आप डबल से की इंस्टांस लॉन्च करते हो और विंडो बेस लोगे तो उसमें आपका ये वाला सपोर्ट नहीं करेगा, नया की पेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में? तो सीधा सा फंडा है कि RSA विंडो और लिनक्स दोनों पे सपोर्टेड है, और जो ED है वो ओनली लिनक्स पे सपोर्टेड है, विंडोज पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये आपके सिक्योरिटी एल्गोरिदम है सर, ठीक है। RSA ये 3 बंदे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल्गोरिदम को लिखा था, और ये ED भी दूसरे ने एल्गोरिदम लिखी थी, तो ये इनके सिक्योरिटी एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है सर प्राइवेट की का फाइल फॉर्मेट, तो डॉट पैम और डॉट PPK। अब बात आती है सर ये पैम और PPK में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सर, आप अगर अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हो और उसको आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो,
तो अगर आप ओपन एसएसएस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आपको डॉट पैम एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, और अगर आप पुट्टी सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे हैं तो डॉट पीपी के एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि सर मान लीजिए मैंने डॉट पैम में अभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, कल को मेरी जरूरत पड़ती सर कि मुझे पुट्टी पे कनेक्ट करना है, तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। आप इस डॉट पैम को डॉट पीपी की में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, सर मान लीजिए मैंने आज पुट्टी पे कनेक्ट करना है तो आज डॉट पीपी के ले लिया, कल को मैं चाहूं तो क्या पैम में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी हम जो है तो डॉट पैम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं ओपन एसएसएच पे कनेक्ट करना बताऊंगा, फिर पुट्टी पे भी बता दूंगा, मोबाइल एक्सटेम पे भी बता दूंगा, दुनिया भर के 8-10 तरीके हैं आपको एक्सेस करने के, ठीक है। तो डॉट पैम लेके चल रहे हैं हम, और क्रिएट कर दिए की पेयर। ये क्या होगा सर, की पेयर आपके उस डाउनलोड फोल्डर पे जाएगी जहां पर बाय डिफॉल्ट पाथ है। तो ये मेरा डाउनलोड फोल्डर पे पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर दैट सर ये नेटवर्क सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से काम करके अंदर निकल जाओगे, बट अगर आपको डीप में जाना है और कस्टम चीज़ें लेनी है तो आपको एडिट पे क्लिक करना है, नेटवर्क सेटिंग पे एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है सर ये आपका सिक्योर सॉरी बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या करो, एक रूम बना रहे हो। तो ये जो आपका बीपीसी है ये सर क्या है, एक आपका प्लॉट हो गया। उस प्लॉट के अंदर आप क्या कर सकते हो सर, डिवाइडिंग करते हो, क्या करते हो, डिवाइडिंग करते हो। तो जो डिवाइडिंग का काम होता है सर ये आपका सबनेट कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सबनेट, ठीक है। तो हाँ, नेटवर्क के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क डिवाइड करना। तो जो बीपीसी होता है ये आपका बड़ा प्लॉट हो गया, उस प्लॉट के टुकड़ा करना जो है वो आपका क्या हो गया सर, सबनेट हो गया। और उस सबनेट के अंदर आप एक छोटा सा रूम बना रहे हो, मतलब सर्वर बना रहे हो, EC2 इंस्टेंस, क्लियर। तो बीपीसी जो है सर वो आपका एक मेन नेटवर्क हो गया, उस नेटवर्क को ब्रेक करने को हम सबनेट बोलते हैं, और उस सबनेट के अंदर हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है। अभी ये बीपीसी और सबनेट की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, 1 घंटे की कहानी है, सेपरेट टॉपिक है इसका, अपन आएंगे इस पे। अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया कि कंफ्यूज ना हो कि सर ये बीपीसी क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया सर, हमारा डिफॉल्ट बीपीसी लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट बीपीसी लेके चल रहे हैं। तो बात आती है सर ये डिफॉल्ट बीपीसी क्या होता है। डिफॉल्ट बीपीसी का मतलब ये होता है कि सर एक ऐसा नेटवर्क जो AWS आपको सभी रीजन में बाय डिफॉल्ट बना के देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफॉल्ट बीपीसी लिया। अब सबनेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर देखो 1 2 3 सबनेट अवेलेबल है। दैट मीन्स क्या सर, आपके प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हैं अभी, ठीक है। तो आप किस हिस्से में अपना घर बनाना चाहते हो वो चूज कर लो। नहीं करोगे तो ये अपनी मर्जी से कोई सा भी उठा लेगा। तो मैंने क्या बोला सर, भी नो प्रीफरेंस दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आया सर यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी का। क्या आया? ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। तो सर ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका EC2 इंस्टेंस बनेगा उस पर पब्लिक आईपी ऑटोमेटिक असाइन होगी या नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप डिफॉल्ट नेटवर्क बोले तो डिफॉल्ट बीपीसी आप यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, डिफॉल्ट नेटवर्क या डिफॉल्ट बीपीसी यूज कर रहे हैं सर, तो आपका जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी है वो इनेबल ही रहेगा। बट अगर आपने कस्टम बीपीसी लिया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है कस्टम बीपीसी के लिए। देखो अभी हम कस्टम वाला लिए, देखो अभी चूज किया मैंने, क्या आ गया, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि अभी आप इसके अंदर थे। अगर बाहर होते तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको डिसेबल देता, तो आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, हमारे डिफॉल्ट नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं। तो बीपीसी सबनेट और सॉरी पब्लिक आईपी हो गया। आफ्टर दैट आता है सर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप वही फायरवॉल। तो अब बात आती है कि आप क्या कोई नया रूल बनाना चाहते हो, नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हो, या फिर आप जो है तो कोई एग्जिस्टिंग है उसको यूज करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पर एग्जिस्टिंग पे सिलेक्ट किया तो आपके सामने पूछ रहा है कि भाई कौन सा वाला लेना चाहते हो, इतने सारे सिक्योरिटी ग्रुप हैं, राइट। हमने बोला नहीं सर हम कस्टम लेंगे। क्या करेंगे? कस्टम। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को आप नेम क्या देना चाहते हो, तो मैंने दे दिया
हर्षदीप, ठीक है सर। फिर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि आप इसको जो बना रहे हो सिक्योरिटी ग्रुप, ये आप किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दो। तो मैंने दे दिया फॉर SSH, ओके, अलाउ। अब ये मैंने ओनली डिस्क्रिप्शन दिया है। अब SSH क्या होता है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है सर, राइट। तो मान लीजिए कि अभी ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, क्या है हर्षदीप सर, दिस इज माय पर्सनल लैपटॉप। अब मान लीजिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है। अब मेरे को कुछ चीज़ आती नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं आपसे बोलूंगा कि हर्षदीप सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे लैपटॉप में, क्या आप बता सकते हो कैसे होगा। आप बैठे हुए मुंबई में, मैं बैठा हुआ दिल्ली में, आप क्या बोलोगे, यार विवेक एक काम कर, तू अपने लैपटॉप में ना एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, और मुझे वो एनीडेस्क का पासवर्ड, वो सॉरी यूजर आईडी पासवर्ड या एनीडेस्क नंबर बता देना, राइट। ऐसे ही अल्ट्रा वीआर है, ऐसे ही टीम व्यूअर है, ऐसे ही RDP है, राइट। तो ये सब क्या है सर, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इनके थ्रू आप मेरे लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब मेरा लैपटॉप दिल्ली में है और आप मुंबई में हो, एक्सेस कर पा रहे हो। तो ऐसे ही लिनक्स बेस्ड जब इंस्टांस बनाते हो, लिनक्स बेस्ड जब आपका सर्वर रिमोटली एक्सेस करना होता है, तो उस पर SSH का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो आपका सर ये मैंने विंडो वाली बात करी, तो ये आपका जो होता है सर, ये RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल रूल का यूज करता है, किसका, RDP का। तो इंटरव्यू में सर एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके पोर्ट नंबर बहुत पूछे जाते हैं। ओके। तो कई बार वो आपसे जो कॉमन यूज केस, मैं तो अभी दो ही बता रहा हूँ, आगे और अपन आते जाएंगे तो एक्सप्लेन करते जाऊंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो RDP प्रोटोकॉल जो है वो किस पे चलता है, और जो SSH है वो कौन से पोर्ट नंबर पे बाय डिफॉल्ट चलता है। तो आपका SSH 22 पे रन होता है, RDP जो है 3389 पे रन होता है। मैं एग्जैक्ट सिक्योर नहीं हूँ बट थोड़ा सा मुझे याद है, तो एक बार चेक कर लो RDP पोर्ट नंबर, देखो वही है 3389 आ रहा है। तो 3389 पे आपका चलता है। तो जब आप क्या करोगे सर, EC2 इंस्टांस बना रहे, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, और अगर आपका इंस्टांस कौन सा है सर, लिनक्स बेस है, तो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में SSH अलाउ होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर आप विंडो बेस इंस्टांस बना रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, विंडो बेस इंस्टांस बना रहे हैं, तो RDP अलाउ होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने बोला कि सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, SSH अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सर सोर्स टाइप आता है, मैंने तीन ऑप्शन बताए थे, एनीवेयर, कस्टम, माई आईपी। देखो मैंने माई आईपी पे क्लिक किया सर, कुछ नहीं पूछ रहा है, इसने मेरी आईपी को फैच कर लिया, और इसी आईपी से ये अलाउ करेगा। अगर मैं इस आईपी के अलावा क्या कर रहा हूँ सर, मैं इस आईपी के अलावा अगर किसी दूसरी आईपी से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा सर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, माई आईपी में, तो ये मेरी आईपी से ही अलाउ करेगा कनेक्ट करना, और कहीं से बैठ के नहीं कर पाऊंगा। कस्टम आईपी पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर पूछता है वो आईपी बताओ मुझे जहाँ से अलाउ करना है। मैंने बोला आपके लैपटॉप की आईपी दे देता हूँ, तो आपका लैपटॉप का ही अलाउ करेगा, आप कहीं और से बैठ के करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछा कि यहाँ पर एनीवेयर, तो अब जिस बंदे के पास क्या होगा सर, मेरे EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी और की पेयर होगा, वो बंदा कहीं से भी कनेक्ट कर पाएगा, समझ में आए। चलिए, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है सर, मैं आपने बोला कि सर मैं इस पे SSH अलाउ कर दिया, कोई दूसरा मान लो और पोर्ट नंबर अलाउ करना, तो कैसे करेंगे, तो सर यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर दो, तो आप यहाँ पर ऐड कर लो, या फिर आप एक ही बार में सब कुछ अलाउ करना, तो यहाँ पर एक ऑल ट्रैफिक का ऑप्शन भी आता है। तो इसमें सारे जितने RDP, SSH, पोस्ट ग्रे, रेड शिफ्ट जितने भी हैं सब आपके अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। हमने बोला अभी हम एज अ बिगिनर है SSH अलाउ कर रहे हैं बस। अब यहाँ पर सर स्टोरेज का ऑप्शन आता है, क्या स्टोरेज का ऑप्शन आता है सर,
कि आप इसमें कितने जीबी का हार्ड डिस्क लेना चाहते हो या एसएसडी लेना चाहते हो। ठीक है, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। हाँ। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि कितने जीबी का स्टोरेज आपको लेना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं 8 जीबी का एक मिल रहा है, 8 × 1 मतलब 8 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है। उस स्टोरेज का टाइप क्या है सर, GP3 है। अब ये स्टोरेज का भी सेपरेट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे अपन ईबीएस के बारे में। अभी ये समझो कि सर ये 8 जीबी का मतलब क्या है और क्यों ले रहा है। तो अगर आप लिनक्स बेस EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हो, क्या करते हैं सर आप, लिनक्स बेस EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हो, तो 8 जीबी का रूट वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है सर, 8 जीबी का रूट वॉल्यूम। तो ये रूट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, ऐसा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, हार्ड डिस्क या SSD। ठीक है, तो 8 जीबी का रूट वॉल्यूम मिल रहा है। तो रूट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ऐसा वॉल्यूम जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, वो आपका रूट वॉल्यूम कहलाता है। तो लिनक्स क्या है सर, हमारा लाइट वेट होता है, तो 8 जीबी का स्टोरेज सफिशियंट होता है। क्या होता है, 8 जीबी का स्टोरेज सफिशियंट होता है। तो इसलिए इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट 8 जीबी लेता है। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से ले सकते हो, 100 जीबी 200 जीबी जितना आपको लेना हो। ठीक है, हमने बोला हम 8 जीबी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब अगर आप ले रहे हो विंडो बेस इंस्टांस, क्या ले रहे हैं सर आप, विंडो बेस इंस्टांस। अभी ये चीज अपन जब विंडो बेस इंस्टांस क्रिएट करेंगे तब भी देखेंगे। तो मैंने बोला सर आप विंडो बेस इंस्टांस ले रहे हो तो आपको 30 जीबी का मिलेगा रूट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ज़्यादा स्टोरेज लेता है, ज़्यादा साइज का होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 8 जीबी। अब यहाँ पर सर कुछ एडवांस ऑप्शन आते हैं, तो एक बेसिक EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के लिए इतने ऑप्शन सफिशियंट हैं। बट इसी के अंदर सर और भी ऑप्शंस आते हैं आपको एडवांस में जाने पे। ठीक है, देखो, अब आपका साइज कितने जीबी का है, वॉल्यूम का टाइप GP2 GP3 IO1 IO2, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब ये आपका कोल्ड HDD और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, मतलब ये हार्ड डिस्क जो है सर इन्होंने क्या किया, रूट वॉल्यूम पे देना बंद कर दिया है। अगर आप अपना कोई भी इंस्टांस लॉन्च कर रहे हो तो उस पर जो रूट वॉल्यूम है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, उसमें आपका जो स्टोरेज डिवाइस होगा, जो स्टोरेज का टाइप होगा, वो हार्ड डिस्क नहीं ले सकते हो आप। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या करता है, स्लो रखता है आपके सिस्टम को। और AWS चाहता है भाई मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, तो ये बोलता है भैया मैं आपको रूट वॉल्यूम में SSD ही दूंगा, आप एक्स्ट्रा कोई वॉल्यूम लगाना चाहते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप में एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हो, तो ऐसे ही है कि आप अगर एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो हाँ बिल्कुल मैं आपको हार्ड डिस्क का ऑप्शन दूंगा, बट रूट वॉल्यूम में नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे ही GP2 जो है सर ये थोड़ा कॉस्टली होता है, GP3 सस्ता होता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट GP3 सिलेक्टेड है यहाँ पर। ओके, उसके बाद IOPS है सर, ये इनपुट आउटपुट पर सेकेंड है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना समझो कि इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपके पास 2 फोल्डर हैं। ठीक है, एक फोल्डर ये हो गया, दूसरा फोल्डर ये हो गया, आप इन दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो कितने वर्ड्स या कितने बाइट का डेटा एक बार में इन हो सकता है और आउट हो सकता है, वही आपका IOPS होता है, इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब क्या है सर, कई बार आपने भी प्रॉब्लम फेस किया होगा इस टाइप का कि यार आपका लैपटॉप खराब हो गया, मदरबोर्ड सड़ गया, तो आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला क्या बोलता है, मदर लैपटॉप के केस में तो बहुत कम होगा, आपका जो PC होता है उस केस में, तो PC खराब हो गया, मदरबोर्ड, राइट। तो आप कहे तो दुकान वाला क्या बोलेगा, भाई ये तो अब बनेगा नहीं यार, इसमें बहुत खर्चे आएंगे, आप एक काम करो मैं आपको कम कॉस्ट में दूसरा CPU बना के दे देता हूँ। तो वो बोलेगा भाई एक काम करो, आपका जो रैम है, ठीक है, SMPS है
और कैबिनेट है, जो भी चीज़ें मैं आपका पुराना यूज़ कर लूँगा, ओनली मदरबोर्ड चेंज कर दूंगा, राइट। तो उस केस में क्या हुआ सर, मदरबोर्ड ही ओनली खराब हुआ, आपका हार्ड डिस्क सेफ है, मतलब डेटा सेफ है आपके पास। तो ऐसे ही कई बार होता है सर कि हम चाहते हैं हमारा ईसी टू इंस्टेंस डिलीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, बट हमारा डेटा हमारे वॉल्यूम में होना चाहिए, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस स्टोरेज डिवाइस को दूसरे में कनेक्ट करके अपना डेटा देख सकें। तो अगर आपका डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस है, तो आपका ईसी टू इंस्टेंस डिलीट होने के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपका डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो कर दिया आपने, तो आपका ईसी टू इंस्टेंस डिलीट होगा, वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। फिर आप मैनुअली करना चाहो वो अलग बात है, समझ में आए? तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है कि आप एनक्रिप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप यहाँ पर एनक्रिप्ट करते हो तो ये बोलता है कि भाई वो KMS की मैनेज एक सर्विस होती है जिसके थ्रू डेटा सिक्योर होता है। तो हमने बोला कि यार अभी एनक्रिप्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ें एडवांस की चीज़ें आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सर फाइल सिस्टम का, कि आप जो अपना फाइल सिस्टम में कौन सा लेना चाहते हो। जैसे आपने सुना होगा NFS FAT32, राइट, ये आपके विंडोज बेस पे चलते हैं। लिनक्स में ext2 ext3 चलता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे प्रॉपर्टीज पे आया मैं ई ड्राइव का, इसमें देख रहा हूँ फाइल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है सर, NTFS लिखा है। तो ये आपका फाइल सिस्टम होता है। तो ऐसे ही लिनक्स में होता है सर फाइल सिस्टम, जो कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो फाइल सिस्टम पे क्लिक करके, तो आपको डिटेल दे देगा EFS और XFS, ठीक है। EFS भी एक सर्विस होती है AWS की, इलास्टिक फाइल सिस्टम। जैसे पहले क्लाउड नहीं था तो उस टाइम पे क्या होता था सर, NAS चलता था, नेटवर्क फाइल, सॉरी NFS चलता था, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो उसी को इम्प्लीमेंट करके AWS ने NFS के बदले EFS कर दिया है, चीज़ वही है। चलिए अब थोड़ा सा अपन उसके नीचे आते हैं। तो यहाँ पर सर एडवांस डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, इंस्टांस प्रोफाइल, इंस्टांस ऑटो रिकवरी, शटडाउन बिहेवियर, हिबरनेट ऑप्शन, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, ये सब एडवांस के ऑप्शन है। आप चाहो तो इनको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आगे जब अपन 4-5 क्लास कर लेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे इसमें सर आपका इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया ये शटडाउन बिहेवियर, ठीक है। शटडाउन बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि आप अपने ईसी टू इंस्टेंस को अगर शट डाउन करते हो तो इसको क्या होना चाहिए, क्या ये स्टॉप हो या डिलीट हो जाए। तो स्टॉप होगा तो आप इसको वापस से स्टार्ट करके काम कर सकते हो। बट अगर ये क्या होता है सर, यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया आपने शट डाउन बिहेवियर, तो जब आप ईसी टू इंस्टेंस को शट डाउन करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हिबरनेट बिहेवियर। अब ये हिबरनेट एक फीचर होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में हिबरनेट में। जब आपका डेटा होता है सर, तो मान लीजिए कई बार इंस्टांस बैकएंड से क्रैश हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हिबरनेट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिबरनेट का ऑप्शन ऑन रख सकते हो चाहो तो, और नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया। फिर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है सर, इनेबल और डिसेबल। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर दिया अगर आपने, तो क्या होगा सर, आपका जो ईसी टू इंस्टांस टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल है, उसको कोई भी बंदा टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब डिलीट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सर स्टॉप प्रोटेक्शन है, अगर आपने स्टॉप प्रोटेक्शन कर दिया तो आपके ईसी टू इंस्टांस को कोई भी बंदा स्टॉप नहीं कर पाएगा, समझ में। तो चलो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन वाले को अभी इनेबल कर देता हूँ, तो देखेंगे हम इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग करना है कि आपके सीपीयू में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं, राइट, वो सब मॉनिटरिंग करना है। तो आगे अपन बात करेंगे, क्लाउड वॉच एक सेपरेट सर्विस है AWS की। तो इसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट ग्रुप वगैरह ये सब चीज़ें आगे अपन बात करेंगे। फिर यहाँ पर बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन है, आपका नेटवर्क कितना लेना है वो सब चीज़ें, राइट। फिर कैपेसिटी रिजर्वेशन, टेनेंसी, रैम डिस्क आईडी, कर्नल, ये सब चीज़ें एडवांस में, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये ऑप्शन है सर वो यूज़र डेटा का, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये यूज़र डेटा क्या होता है।
तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। अब आप चाहते हो सर कि मैं जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूं तो इस EC2 इंस्टेंस को क्रिएट होते ही इसमें क्या होना चाहिए सर, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका EC2 इंस्टेंस लिनक्स बेस्ड है तो आप इसमें बैश स्क्रिप्टिंग चला सकते हो, शेल स्क्रिप्टिंग चला सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो। तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी जब आपका EC2 इंस्टेंस बनेगा, उसी टाइम पे आप जो है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, या जो भी आपने डिफाइन करा स्क्रिप्ट में वो काम हो जाएगा। अब आती है कि सर जरूरी है मैं लिखूं, नहीं, आपके पास अगर पहले से लिख के रखा है आपने तो इसको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करोगे, अपलोड कर दोगे अपने सिस्टम से। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप विंडो बेस्ड इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो विंडो में आप क्या करोगे सर, पावर शेल स्क्रिप्ट है, तो पावर शेल की स्क्रिप्टिंग लिख के भी आप काम कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, आगे अपन बनाएंगे, बहुत बार बनाना पड़ेगा EC2 इंस्टेंस अलग अलग चीज़ के लिए, तो मैं उस टाइम पे दिखाऊंगा कि देखो अभी हमने क्या किया। यहाँ पर जब बाय डिफॉल्ट बनाते हो तो इसमें कोई भी पैकेज नहीं होता है, जब यूज़र डेटा में डिफाइन कर देते हो तो पैकेज आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं सर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, तो आपका एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड सर इंटरव्यू के पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि मेरे पास AWS का एक अकाउंट है। ठीक है सर, इस अकाउंट में एक रीजन है मुंबई रीजन, इस मुंबई रीजन में सर मेरे पास 2 BPC है। क्या है हर्षदीप सर, मुंबई रीजन में 2 BPC है। ठीक है, और मेरा एक BPC में जो बीपी वो एक्चुअल में ऐसे क्लियर नहीं बोलेगा कि 2 BPC हैं, वो बोलेगा कि यार मेरे पास ना एक डेमो नाम का SG है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप है, SG बोले तो सिक्योरिटी ग्रुप। तो मेरे पास यार एक डेमो नाम का SG ग्रुप, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप है, और मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि यार मैं ना ये डेमो नाम का जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको मैं अपने इंस्टेंस पे अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी, बता सकते हो क्या रीजन हो सकता है? सिक्योरिटी ग्रुप कैसे अटैच कर सकते हैं अपन? हाँ, मतलब वैसे तो एक अपन भाई अपने इंस्टेंस पास पहले से एग्जिस्टिंग कोई सिक्योरिटी ग्रुप है तो आप उसको अटैच कर सकते हो, बट बंदा बोल रहा है कि यार मैं इसको अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीजन होगा, कैसे ट्रबल लेकिन शूट जो करोगे? ये डेमो एसजी जो ये एक EC1 इंस्टेंस में क्रिएट किया था ना आपने, क्या बोल रहे हैं सर? जो ये डेमो डेमो जो एसजी सिक्योरिटी ग्रुप है ना, तो अलग EC2 इंस्टेंस में क्रिएट किया था ना आपने? नहीं, तो EC2 इंस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं है ना वो। आप एक अच्छा, EC2 अलग है। आप एक ही सॉरी एक ही सिक्योरिटी ग्रुप को हजारों EC2 इंस्टेंस में कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो बट वो बोल रहा है कि यार मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे वो सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मैंने उसे पहला इंस्टेंस बनाया था, तो पहले इंस्टेंस के साथ मेरे पास वो सिक्योरिटी ग्रुप था। तो ओके। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये होगा कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है सर वो BPC दूसरे में है। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। और जो इंस्टांस आप बना रहे हो वो दूसरे BPC में बना रहे हो आप, और जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप बनता है वो BPC पे डिपेंड होता है सर। अच्छा, तो जैसे मतलब मान लीजिए कि BPC। आपका BPC A है, ठीक है, और इस BPC के अंदर आपने क्या किया सर, 10 EC2 इंस्टांस क्रिएट किए। क्या किया आपने, इसके अंदर आपने 10 EC2 बनाए, तो आप ये डेमो नाम का सिक्योरिटी ग्रुप सारे EC2 इंस्टांस पे कनेक्ट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप बोलो कि सर मेरा जो डेमो नाम का सिक्योरिटी ग्रुप है ये BPC A के अंदर क्रिएटेड है, राइट, और मैं चाहता हूं कि इसको सर BPC B के अंदर यूज करना है, तो नहीं कर पाओगे। तो ये रीजन होता है, ओके। समझ में? तो ये, तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट से बताया है, आप चाहो तो एक नोटबुक रख लें सर, जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ इनसे आप हाँ हाँ। इंटरव्यू के क्वेश्चंस बना सकते हो, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चंस उठते हैं वो इसी टाइप के उठते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी देखो सर हमारा जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो इसमें 2x2 चेक पास आया। ठीक है, अब ये 2x2 चेक पास ऑलवेज आता है, कभी कभी 3x3 चेक पास भी आता है, कब आता है वो चीज़ आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी अपन 2x2 पे ही बात कर रहे हैं। तो 2x2 1 चेक, 2x2 चेक जो है सर ये क्यों आता है, क्या रीज़न है इसका?
पता है टू आप? बाई टू हाँ। नहीं 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 नहीं। ये क्या होता है सर, देखो अभी आपका पर्सनल लैपटॉप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन आप हाँ। किसी दूसरे का लैपटॉप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, हम्म, तो उसमें क्या होना चाहिए सर, दो तरीके से चेकिंग होगी। पहला तो ये होगा कि आपने जो ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट किया, तो आपके एंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक चेकिंग उसकी ओके हो गई। दूसरी चीज, आपको सर्वर कौन दे रहा है सर, ईसी टू इंस्टेंस का एडब्ल्यूएस, तो उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर उसके हार्डवेयर की तरफ से सब ओके है तो एक चेक उसका हो गया, और आपके सॉफ्टवेयर की तरफ से सब कुछ ओके है तो एक चेक आपका हो गया। तो अगर दोनों सही हैं तो 2x2 चेक पास आ जाएगा। और अगर आपके तरफ से कोई दिक्कत है तो 2x1 आएगा, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो 2x1 आएगा। समझ में आए? तो ये 2x2 चेक इसलिए लिखा हुआ आता है। चलिए, तो अब आगे सर, अब इसको मुझे करना है कनेक्ट। ठीक है, क्या करना है, इसको करना है कनेक्ट। तो इसको कनेक्ट करने के कितने ऑप्शन है ये देखते हैं। तो एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ। चलिए, तो इसको कनेक्ट करने के सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कैसे कर सकते हो। एक तो सर ये आपका कंसोल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कंसोल एक्सेस नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द केस ये होता था कि आपको कंसोल एक्सेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो काम करना है वो CLI पे करना है। ठीक है, ये तब होता है जब आप CLI पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप ग्राफिकल पे काम कर रहे हो तो ग्राफिकल पे एक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, AWS कंसोल कनेक्ट। ठीक है, तो आप कंसोल पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा है सर, आप ओपन एसएसएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है सर, आप पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, पुट्टी सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट कर सकते हो। चौथा सॉफ्टवेयर है सर आपके पास मोबा एक्सटर्म, तो आप मोबा एक्सटर्म पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो दोनों बताता हूँ। एक आपको कंसोल पे कैसे कनेक्ट करना है, और दूसरा SSH पे। फिर उसके बाद आपको पुट्टी का बता दूंगा और मोबा एक्सटर्म का बता दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो कनेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करा आपने कनेक्ट पे। अब ये सर आपका SSH क्लाइंट, सेशन मैनेजर, EC2 कंसोल, ये सब चीज़ें बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ EC2 कनेक्ट का ऑप्शन यूज किया है, और कनेक्ट देखिएगा। तो ये अपन कंसोल से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, तो कनेक्ट हो गया कंसोल से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है सर हमारे पास CMD पे कनेक्ट करना, ओपन SSH सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसके लिए सर आपको पब्लिक आईपी की रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है सर, पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर यहाँ पर आप सबसे पहले CMD पे जाएंगे। ठीक है, और उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपका कीपियर रखा है। ठीक है, तो मैं बोला सर मेरा डाउनलोड फोल्डर पे रखा हुआ है, तो हम आ गए डाउनलोड फोल्डर पे। सर इसकी कमांड होती है SSH EC2-user@public IP-i की का नेम। तो की का नेम मैंने क्या रखा था, हर्षदीप.pam। ठीक है, समझो SSH कमांड होती है सर जब आपको रिमोटली कनेक्ट करना है। ठीक है, EC2 - यूजर नेम होता है कि हम जो हमारा लिनक्स सर्वर है, जो हमारा अमेजोन लिनक्स है, इस पे जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो किस यूजर पे एक्सेस हम कर पाएंगे। तो अगर आप अमेजोन लिनक्स बेस्ड या फिर रेड हैट बेस्ड पे कर रहे हो, तो रेड हैट का तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कम यूज किया इस पे। तो आपका जो अमेजोन लिनक्स है इस पे EC2 - यूजर के नाम से कनेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
अगर ओके। आपने इसी चीज को क्या किया होता सर, इंस्टांस क्रिएट करते टाइम उबंटू लिया होगा, क्या किया होगा सर हाँ हाँ। आपने, उबंटू, उबंटू। तो आपको यहाँ पर यूजर नेम उबंटू डालना पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है बंदे, अब देखो जैसे मैंने आपको सिखा दिया, अब मैंने ये चीज आपको बताई नहीं, अब आपने क्या किया, आपने बोला कि यार विवेक भाई ने तो यही बताया था कि जब ईसी टू इंस्टेंस बनाओ तो आप विंडो ले लो या फिर रेडिट ले लो, अमेजोन लिनक्स ले लो, उबंटू ले लो। तो आपने बोला सर मैं उबंटू ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और फिर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर आके डाल रहे हो एस एस आई जी ईसी टू हाइफन यूजर, और गलती कहाँ पर हो रही है, इस यूजर नेम पे ही हो रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, जब आप अमेजोन लिनक्स ले रहे हैं तो ईसी टू हाइफन यूजर नेम रहेगा, और अगर आप उबंटू ले रहे हैं तो उबंटू यूजर नेम आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने किया सर इंटर, ये क्या करेगा, फिंगरप्रिंट जनरेट करता है, जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट करता है तो ये बता भी रहा है योर की फिंगरप्रिंट इज दिस वन। पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो मैंने बोला यस मैं श्योर हूँ कि मुझे कनेक्ट करना है। देखिए तो अब आ गए सर, तो अब लिनक्स पे आ चुके हो, अब आप लिनक्स पे काम कर ही चुके हैं, तो लिनक्स पे जो भी करते थे सारी कमांड यहाँ पर चलेगी। देखो pwd चलाइए, mkdir चलाइए, जो भी काम करेंगे सारा कुछ आपका चलेगा। तो समझ में आया कैसे आप एक लिनक्स बेस्ड ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या क्रिएट करके ऑप्शंस होते कनेक्ट हैं। कर हाँ ठीक है। अब दूसरा सर मैंने आपको इसमें एक चीज और बताया है कि हर्षदीप सर जब आप ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते, क्या कर रहे होते सर, ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है शट डाउन बिहेवियर, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, राइट। तो हमने इसमें सर स्टॉप प्रोटेक्शन क्या कर रखा है, इनेबल। इनेबल। तो यहाँ पर इंस्टांस स्टेट पे आए तो आपको देखो ऑप्शन मिल रहा है स्टॉप रिबूट टर्मिनेट। स्टॉप का मतलब क्या होता है, शट डाउन, जैसे आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। राइट। रिबूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं। टर्मिनेट का हाँ। मतलब क्या हुआ, आपने अपने लैपटॉप को हथौड़ा लिया और तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तो ये वो आपका टर्मिनेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, मतलब एक बार डिलीट हुआ दोबारा नहीं आएगा, हाँ, अगर आप अपने लैपटॉप को तोड़ दोगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेम चीज यहाँ लेकिन पर। उसके डेटा तो हम यूज कर सकते हैं ना, अगर हाँ, हम तो डेटा सेव कर। आपने इस पे बताया अगर कि भाई मेरा डेटा सेफ रखना है तो रखेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे अपने दूसरे नए EC2 इंस्टेंस वो के अपन अंदर? ईबीएस वॉल्यूम वाले पे आएंगे तब बात ओके करेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आप स्टॉप प्रोटेक्शन इनेबल करके बैठे हो, तो अब स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो ये स्टॉप ही नहीं होगा। क्या बोल रहा है, स्टॉप प्रोटेक्शन ऑन है, कांट स्टॉप दिस इंस्टेंस भैया। ओके। तो मैंने बोला यार ये तो लफड़ा हो गया। क्या बोल रहा है, द इंस्टांस आईडी मे बी नॉट स्टॉप मॉडिफाई इस इट्स डिसेबल एपीआई स्टॉप, राइट। मैंने बोला यार ये तो दिक्कत हो गई, अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक्शन पे आना है, और एक्शन में आने के बाद आपको सिक्योरिटी पे, सॉरी, नेट इंस्टांस सेटिंग पे आना है। ठीक है, और इंस्टांस सेटिंग में आने के बाद सर यहाँ पर आपको चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन, तो इनेबल था तो डिसेबल कर दो। देखिए तो अभी आप इसको स्टॉप करेंगे तो आप स्टॉप कर पाएंगे। अब आइए यहाँ पर इंस्टांस स्टेट पे, और अब करिए आप इसको सर स्टॉप, तो आपका ईसी टू इंस्टांस स्टॉप हो जाएगा। देखिए, देखिए हो गया सर स्टॉप। यहाँ पर आप रिफ्रेश करें, अब देखिएगा, मान लीजिए सर आपने क्या किया सर, स्टॉप प्रोटेक्शन हटा दिया। अब आप चाहते हो कि सर इस पे मैं शट डाउन का, सॉरी टर्मिनेट का प्रोटेक्शन इनेबल कर दूं कि कोई बंदा इसको टर्मिनेट ही ना कर पाए। तो वेट करें थोड़ा सा, स्टॉप होगा फिर अपन इसको स्टार्ट हाँ। करेंगे, और इस पे देखिएगा आप स्टॉप की जगह, सॉरी शट डाउन का टर्मिनेशन का प्रोटेक्शन इनेबल कर पाओगे।
इसमें एक्चुअल काम करते हो तब करते हो क्लाइंट के साथ, तो कितने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ते हैं और कितने मैनेज करने पड़ते हैं? सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सा इंस्टांस का साइज लेते हैं, कितने लेते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एक EC2 इंस्टांस बनाना बताया कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास जब क्रिएट ओके। करते हैं। और क्वेश्चन, अगर मैंने सिक्योरिटी को क्रिएट किया, ठीक है, अ, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप अलग ही रहेगा, EC2 इंस्टेंस के स्पेसिफिक नहीं रहेगा, बराबर? मैं समझा नहीं। हाँ, मतलब मैंने दो तीन EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए। ठीक है, ओके। और हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप तब क्रिएट किया जब हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, राइट? राइट, तो ये अलग अलग चीजें हैं ना, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 इंस्टेंस। हाँ मतलब मतलब मेरे को सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप ही क्रिएट करना है ना, कर इससे सकते हैं आप। नहीं? यहाँ पर आपको EC2 लेफ्ट इंस्टेंस। साइड में ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखेंगे आप ये सिक्योरिटी ग्रुप, आप यहाँ पर जाके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है जब आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं, तो आप जब अपना EC2 इंस्टांस बनाते हो तो या तो पहले से कोई बना हुआ EC2 इंस्टांस होता है, सेम रूल आपको नए EC2 इंस्टांस पे भी लगाने हैं तो आप उसी को एग्जिस्टिंग वाले को यूज़ कर लेते हो, या फिर आपको कोई कस्टम रूल्स लगाने हैं तो आप फिर वो उसी टाइम पे जब क्रिएट कर रहे हो EC2 इंस्टांस तो वहीं पर ऑप्शन आ रहा है तो वहीं पर आप लगा सकते हो। ओके। ठीक है, तो देखो आ गया, तो यहाँ पर आएंगे सर एक्शन पे, इंस्टांस सेटिंग पे आएंगे, तो देखो यहाँ पर सर आपको चेंज शट डाउन बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी शट डाउन, चेंज चेंज प्रोटेक्शन। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इनेबल कर दिया। अब कोई बंदा इसको टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो सर ये टर्मिनेट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, सो वेट करो। तो प्रोडक्शन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस होगा, राइट? बहुत, क्या होता है कि कई बार बाय मिस्टेक अगर किसी बंदे ने टर्मिनेट कर दिया तो क्या होगा, तो ये सब ऑप्शंस हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं ना एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो उस टाइम पे हम जब इसकी डिजाइनिंग करते हैं तो हम हमारे जो जूनियर्स होते हैं सब बताते हैं हम उनको। तो देखो यहाँ पर अभी अब आप, आप हाँ बोलिए। अभी आप बाहर के क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो रीजन कौन सा रहता है? अभी हमारा अल, इधर यूपी अलग अलग, प्रदेश या अलग अलग रहता है, जहाँ पर उनका सर्वर होता है उस रीजन पे जो नियरेस्ट लेटेंसी मिलती है वहाँ पर। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका नॉर्दर्न वर्जीनिया पे उनका सर्वर रखा हुआ है। एशिया तक। हम्म, रनिंग हो गया, फिर इसको टर्मिनेट कर सकते तो देखो अभी हम यहाँ पर इंस्टांस पे आएंगे सिलेक्ट करके, और इसको अब हम टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे तो सर ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि इस पर प्रोटेक्शन आपने इनेबल कर दिया है। हैं। तो देखो बोल रहा है इनेबल है, करने की कोशिश करो नहीं होगा। अंडरस्टूड। चलिए, देखो नहीं हो रहा है, अब इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन पे आए, इंस्टांस सेटिंग पे आइए, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को डिसेबल्ड कर दीजिए और अब आप टर्मिनेट कर पाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए, तो मैं इसको कर देता हूँ सर टर्मिनेट। ठीक है, तो कनेक्ट करना समझ में आया, CMD पे अभी यस। मैंने बताया, बाकी अपन डे बाई डे करेंगे जब, तो कल मैं आपको पुट्टी पे भी बताऊंगा, मोबा एक्सटम पे भी बताऊंगा, प्लस
एक रियल टाइम सिनारियो मान लीजिए, अभी जो मेरा बना है सर, ये पब्लिक सबनेट पे बना था, ठीक है। अब पब्लिक सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन, एक दिन में नहीं होगा कुछ। तो इतना समझो कि ये पब्लिक सबनेट पे बना, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट पे बना है सर, तो ये क्या हुआ, इसको पब्लिक आईपी असाइन हुआ, ठीक है। और इस पे इंटरनेट चल रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर, कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मान लीजिए, वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपना पर्सनल लैपटॉप वाला, ठीक है। कि भाई मान लीजिए ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, अभी इस पे इंटरनेट चल रहा है, तो आप दिल्ली में मैं बैठा हूँ, आप मुंबई बैठा हो, मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा है, आपके लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा है, आप क्या करोगे, इसको रिमोटली एक्सेस कर लोगे, एनी डेस्क या अल्ट्रावियर या टीम वेयर के थ्रू, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा हो, और मैं आपको कनेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन दे सकता हूँ क्या, तो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, राइट। तो ऐसे ही ईसी टू इंस्टांस पे अभी इंटरनेट चल रहा है, तो मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ एसएसएच के थ्रू। लेकिन मैं चाहता हूँ इंटरनेट ना चले और मैं इंटरनली एडब्ल्यूएस के अंदर ही एक्सेस कर लूँ, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं इंड पॉइंट, समझ में आए? तो बताऊंगा मतलब ये। हमारे हाँ। हमारे सर्वर पे नहीं चल रहा है और हम्म, ईसी पे है, हाँ। तो उसी पॉइंट पे हम एंड पॉइंट यूज करें। नहीं, EC2 पे इंटरनेट नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट पे इंटरनेट है। अच्छा अच्छा। हम्म, what- चलिए, तो अब बात आती है कि सर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि